कहा जय हटा दिया जाए ना। चलिए हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। देखो पेमेंट ले लो क्या बच्चा वाला है, बहुत अच्छा। अरे तो ब्लड कैसे हो रहा है? कैसा परीक्षा ठीक गया ना? हाँ के था खाली, और कौन कौन था? दीपा, सबके अलग अलग सेंटर। कहाँ कहाँ कौन स्कूल में? कहाँ? सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहा है, पता है। देवसरण महिला कॉलेज, देवसरण महिला कॉलेज है, किसान कॉलेज है, किसान कॉलेज। चलो ठीक है, वो हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, वह हिस्ट्री। चलिए पहले टेस्ट दीजिए, कल पढ़ाए थे वो 10 नंबर का टेस्ट दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ सर्वप्रथम? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ सर्वप्रथम? पुनर्जागरण काल कब से माना जाता है? कौन सी काल से माना जाता है? 18वीं पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस काल से, मतलब कौन सा ईस्वी से हुआ? 1789 काल से ना, 1789 ईस्वी के काल से ही। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए, है ना, जर्मनी और फ्रांस कौन सा महादेश में? जर्मनी और फ्रांस कौन सा महादेश में? अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या होगा? फ्रांस की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठक कब हुआ? 1815 ईस्वी। तो 1815 ईस्वी के बैठक जो प्रमुख रूप से जो मोर्चा संभाल रहा था, कौन था? कौन था बुआ? मेटरनिख। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख कैसा व्यक्ति था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। चलिए यूरोप महादेश में लगभग कितना देश आता है? 44 देश। कितना देश आता है? अगला क्वेश्चन, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को होगा, हम ही बताए हैं। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी मास्को, रूस की राजधानी मास्को। और ले 20 नंबर के और ले, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया?
किसने? कौन होगा बताओ? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया? बिस्मार्क। बकलोल जो एक बार दिल से निकलता है वही सच रहता है। हमारे कुछ मेजनी ना? किसने बोल रहा था? कहाँ था मेजनी? कौन था बुआ? मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, तुर्की के समर्थन में सिर्फ कौन सा एक देश आया था? मिस्र देश। कौन सा देश बुआ? मिस्र देश। कौन सा देश? चलिए अगला क्वेश्चन, चार्ल्स दसवां ने अपने शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री के पद? पोलीगनेट को। किसे बुआ? पोलीगनेट के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? लुई। कौन बना था? लुई फिलिप। कौन? लुई तो पहले 18वां था ना, लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। उस समय यूरोप महादेश में कितना स्टेट में समाज बटा हुआ था? स्टेट 3 स्टेट में। कितना स्टेट में? पहला बउआ पहला पादरी वर्ग, और दूसरा कुलीन वर्ग, और तीसरा बउआ तीसरा कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। 18 नंबर क्वेश्चन, हल्ला मत कीजिए। वो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सेडौन का युद्ध कब हुआ था? सेडौन का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। 20 नंबर, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और खत्म कीजिए। वह डिजिटल वर्ड में ऐसी होता है, इमेजिंग कर रहे हैं, वह इमेजिंग करेंगे तब ना आएगा। इसमें ऐसे क्या रहता है? डिलीट। सोचेंगे तब ना आएगा बुआ, जो सोचेंगे नहीं वो आएगा। आईएएस के ख्वाब सोचेंगे तो आईएएस बनेंगे, चपरासी ख्वाब सोचेंगे तो चपरासी बनेंगे। जो सोचेंगे वही होगा। पास सोचेंगे पास, फेल सोचेंगे तो फेल होंगे। लेकिन उसके अनुसार है ना, कर्म प्रधान करहु विश्व राखा, जो चस करहि चस फल चाखा, यानी उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। नहीं चलिए, कल पढ़ चुके थे बउआ, एक फेज पढ़ चुके थे। चलो आगे ला, पढ़े थे ना एक टॉपिक, फेज बोल रहे थे और क्या। चलिए नेहा कुमारी सिंह लिख ले हैं। लिखा है मरिंदा, काट दिया है, बहुत कुछ लिखा है, काट नहीं चाहिए। देखो उस समय पढ़ाते थे तो देखो हम अंडरलाइन भी करवाते थे ना, लेकिन चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। चलिए अब आ जाए वो एकदम इम्पोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जुलाई 1830 की क्रांति समझती है। हल्ला मत करो, समझिए बुआ, जुलाई टॉपिक क्या है? जुलाई 1830 की क्रांति, एकदम ध्यान समझिए। जुलाई 1830 की बउआ क्रांति। आ जाइए अब समझिए, जुलाई 1830 की क्रांति के समय
अच्छा, जुलाई 1830 की क्रांति वो किस देश से संबंधित, किस देश से, कौन सा देश से? परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि जुलाई 1830 की क्रांति किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। कौन सा देश से हुआ? फ्रांस। अब देखिए, इस समय जो फ्रांस का राजा है वो कौन है? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स कौन है? 10वां। चार्ल्स 10वां वो एक ऐसा व्यक्ति है निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक, प्रतिक्रियावादी शासक, प्रतिक्रियावादी शासक। चलिए, वाह। 1830 की क्रांति किस देश से संबंधित है? फ्रांस देश से। वह फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। उस समय फ्रांस के समय वहां का राजा कौन है? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां कैसा व्यक्ति है? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। अब देखिए, अपने शासन काल में चार्ल्स 10वां क्या करता है? अपने शासन काल में, अपने शासन काल में क्या करता है? अपने शासन काल में निम्न मध्यम वर्ग को रखना पसंद नहीं कर सकता, नहीं करता है। मध्यम वर्ग को रखना पसंद मतलब थ्री स्टेट में, मतलब क्या कर सकते हैं? तृतीय स्टेट में जो भी सम्मिलित व्यक्ति था, कौन सा स्टेट में हुआ? तृतीय स्टेट ऐसे बोलते हैं। तृतीय स्टेट में जो भी व्यक्ति शामिल हो रहा था वह उस पर हक और अधिकार से वंचित किया गया था। मतलब सभी तरह से वो इस पर ज्यादा क्या किया था? ज्यादा प्रचार किया गया, ज्यादा काम इसी के साथ करवाया जाता था। अगर मान लो काम कर रहा है, जो उसके अनुसार वेतन होना चाहिए वो भी नहीं दे रहा था। और इसके साथ गलत व्यवहार, किसके साथ? तृतीय स्टेट में शामिल जो भी व्यक्ति आता था, किसान हो गया, मजदूर हो गया, हाँ ये सभी व्यापारी हो गया, जितना भी आता था। अच्छा, ज्यादा जो जनसंख्या था तृतीय स्टेट का, कौन सा स्टेट का? ज्यादा लोग आदि कह सकते कि 80% जनसंख्या जो शामिल था वो तृतीय स्टेट में। कौन सा स्टेट में? तृतीय स्टेट में। लेकिन ये भी तृतीय स्टेट था बउआ, ये भी तृतीय स्टेट अलग अलग भागों में क्या था? बटा हुआ था, अलग अलग था, जिसके कारण बउआ कोई भी आंदोलन करना असफल हो रहा था। आंदोलन कैसे हो सकता है? जब तक संगठित नहीं रहेंगे, जब तक आंदोलन सफल हो सकता है। तब वह ये भी तृतीय स्टेट बटा हुआ था, लेकिन ये भी अलग अलग डिवाइड में क्या हुआ था, जिसके कारण कोई भी आंदोलन अच्छा से नहीं कर रहे थे। और आंदोलन करने के बाद भी क्या हो रहा था? असफल हो रहा था। क्या हो रहा था? असफल हो रहा था। चलो, अब इसके अभी चार्ल्स 10वां क्या किया? अपने शासन काल में है ना, पोलीगनेक को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। अपने शासन काल में पोलीगनेक को क्या बना दिया? अपने शासन काल में पोलीगनेक को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री भी चार्ल्स 10वां के ही तरह था। किसके तरह था हुआ? अब पोलीगनेक ने क्या किया? पढ़े थे नेपोलियन बोनापार्ट की हड़प नीति। नेपोलियन बोनापार्ट की हड़प नीति। नेपोलियन बोनापार्ट की हड़प नीति ने वो पूरे यूरोप महादेश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचारधारा था जो लागू कर दिया था। मतलब सब ठीक ठाक से रह रहे थे। लेकिन जैसे 1830 में पोलीगनेक आया तब बउआ 1815 से ही 1800 मिटरनिक ने इसे कुचलना प्रारंभ कर दिया था, विरोध किया था, राजतंत्र लाना चाह रहा था। कौन? 1815 से। अब आज आ गया 1830, तो वह चार्ल्स 10वां राजा है। कौन है? चार्ल्स 10वां। और चार्ल्स 10वां किसे प्रधानमंत्री बनाया? अब जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो नियम बनाया गया था वह इस नियम को अभी समाप्त करने पर तुला था। कौन? पोलीगनेक नियम लाया था क्या? समान नागरिक संहिता, यही लाया था। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक जो भी नागरिक है देश का सबको समान व्यवहार होगा, सबके समान होगा व्यवहार। समान नागरिक संहिता को यह समाप्त कर दिया। कौन? पोलीगनेक। समान नागरिक संहिता। परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि समान नागरिक संहिता किसने लाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन पूछेगा समान नागरिक संहिता को किसने कुचल दिया? पोलीगनेक ने वो ऐसे कुचल दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
तब बउआ तब लोगों ने कहाँ के लोगों ने, फ्रांस में कई जुलाई 2 जुलाई नहीं 25 सॉरी 25 जुलाई 1830 नो हाँ 28 जून 1830 ईस्वी को 28 जून 1830 ईस्वी को क्या किया, सभी लोगों ने संगठित होकर एक न्योता बुलवाया, एक ठीक किया, गृह युद्ध नहीं हुआ, मतलब कि एक विशाल भोज का क्या किया, आयोजन किया, विशाल भोज का क्या किया, आयोजन नहीं आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था बउआ कि सभी लोग इकट्ठा होंगे, सभी लोग क्या होंगे, खाने के बहाने सब अबे करेगा। अब बउआ खाना खाएंगे, अब वह इस पर धा बोल देंगे, किस पर, पोली गणेश पर विशाल भोज का आयोजन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए परीक्षा में पूछेगा पेरिस में हुआ, कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी बउआ पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ, एक विशाल भोज का ये भी परीक्षा पूछ सकता है, एक विशाल भोज का आयोजन कहाँ हुआ, पेरिस में कहाँ हुआ, कब हुआ 28 जून 1830 ईस्वी में, 28 जून 1800। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो सब संगठित होंगे, संगठित हो करके पोली गणेश पर क्या कर देंगे, धा बोल देंगे। अब इससे हुआ क्या, हमला बोलने के पश्चात वह पोली गणेश कहाँ भाग गया, अच्छा चार्ल्स 10वां भी कहाँ भाग गया था। तो इस सवाल हो सकता है ना कि आखिर सभी लोग इंग्लैंड काहे भाग रहा था, लुई फिलिप ही भाग रहा इंग्लैंड, कहाँ भाग रहा है, चार्ल्स 10वां भी भाग गया कहाँ, इंग्लैंड, पोली गणेश भी कहाँ भाग रहा है, इंग्लैंड, अगला जो आएगा शासक लुई फिलिप वही कहाँ भागेगा, इंग्लैंड। ये सवाल बन सकता है ना कि आखिर इंग्लैंड ही काहे सब जा रहा है, हो सकता है सब पूछ ही रहा था वो क्यों भाग रहा था, कि सभी शासक इंग्लैंड ही क्यों भाग रहा था, इसका कारण है जो बताएंगे अभी। तो पहले गृह युद्ध कब हुआ, 28 जून है, 28 जून 1800। अच्छा कहाँ का गृह युद्ध है, फ्रांस का, हाँ फ्रांस का, कहाँ का, फ्रांस का। अब खत्म हो गया था, तो परीक्षा में लिखेंगे कैसे, आएगा परीक्षा में कि जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में लिखें, हम लिखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति किस देश से संबंधित है। उस समय फ्रांस का राजा कौन था, बोलिए, चार्ल्स 10वां कैसा व्यक्ति था, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। उसने अपने शासन काल में बउआ उच्च वर्ग को रखना क्या करता था, पसंद करता था, जबकि मध्यम वर्ग को रखना पसंद नहीं करता था। उसने अपने शासनकाल में किसको प्रधानमंत्री बना दिया, पोली गणेश कैसा व्यक्ति था, प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं। उसने अपने शासन में काल में क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो समानायिक संहिता लाया था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और वो भी अभिजात वर्ग को रखना क्या कर दिया, पसंद कर दिया, जिसके कारण फ्रांस के नागरिकों ने कई जून बउआ 28 जून 1830 में एक विशाल भोज का आयोजन कहाँ किया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां लोग इकट्ठा होकर पोली गणेश पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण डर से पोली गणेश कहाँ भाग गया। अब सुनिए क्यों भाग रहा था सब, चार्ल्स 10वां भी इंग्लैंड जा रहा है, पोली गणेश भी कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। अब वह लुई फिलिप अगला 1848 में पढ़ेंगे, भी कहाँ भाग रहा है, तो वह इंग्लैंड उस समय वह अच्छा था, इंग्लैंड जो था अच्छा था, मतलब वहां का सरकार जो था वह बुरा नहीं था, मतलब इंग्लैंड का जो राजा बोलिए, मतलब वहां पर संवैधानिक के अनुसार चल रहा था, किसके अनुसार चल रहा था, संविधान वहां पर फ्रांस से पहले वहां पर स्थापित था, नो इंग्लैंड में नहीं था, समान न्यायिक संहिता वहां पर था इंग्लैंड में, इसी कारण सब इंग्लैंड में भाग रहा था, वहां पर कोई डर भय
नहीं था। कोई डर गए? लेकिन इसमें तो निरंकुश प्रतिक्रियावाद है, तो वहाँ पे कौन? हाँ, अब देखिए, अब देखो दुश्मन में जैसे चाल दसमा हम सब क्या है? खराब है। चाल दसमा क्या है? खराब है। फ्रांस के लोगों के लिए क्या है? फ्रांस के लोगों के खराब है। और मान लो इटली भी जाएगा तो, क्योंकि इटली पर भी कब्जा, चाहे जर्मनी पर भी, तो खराब है। अब देखो, अब जो खराब व्यक्ति रहेगा क्या रहेगा? अब वो बताओ, जिसको सताया उसके यहाँ अगर रहेगा तो बताओ मारेगा कि नहीं? छोड़ देगा? वहीं पर रहेगा तो मारेगा ना। कोई भी दूर लपड़ मारेगा, कोई भी ईटा फेंक देगा वहां पर। लेकिन इंग्लैंड में बाबा वहां पर ऐसा नहीं था, विधि व्यवस्था ऐसा नहीं था। वहां पर सब समान नागरिक संहिता था। इंग्लैंड के सरकार भी ठीक ठाक था। इसी कारण सब लोग कहाँ भाग रहे थे? अगर फ्रांस में रहता तो वहां पर पिटवे करता वहां का नागरिक। जर्मनी भागता था फिर पिटाता। जर्मनी भागता तो क्या करता? वहां का नागरिक मारता उसे। इसीलिए इंग्लैंड भाग रहा था। इंग्लैंड का सरकार ठीक ठाक था ना, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, वहां पर समान नागरिक संहिता फ्रांस से भी पहले था, किसी भी भेदभाव नहीं, जिसके कारण सभी लोग कहाँ भाग रहे थे? फ्रांस से। और भी बहुत सारा कारण है, जिसमें से एक कारण ये भी होगा। अब समझिए, बुक से समझिए, समझ गए इतना? अब चलो बुक देखिए, वो जुलाई 1830 की क्रांति आएगा परीक्षा में 5 नंबर में पूछ देता है। चलिए समझिए, देखो जहां जहां पढ़ेंगे और जो शब्द में दिक्कत होगा पूछना है। चाल दसमा एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, है ना? पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, आप बोलते चलना। चलिए, चाल दसमा कैसा व्यक्ति है? चाल दसमा कैसा शासक है? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक, जिसमें फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता समझ रहे हैं? बताओ, राष्ट्रीयता समझने में दिक्कत होगा? राष्ट्रीयता समझने में दिक्कत होगा। परिवारवाद समझने में दिक्कत होगा। समाजवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद या क्षेत्रवाद, सब बता दिए। क्षेत्रवाद खाली क्षेत्र के बारे में सोचना, समाजवाद समाज के बारे में सोचना, राष्ट्रवाद एक देश के बारे में पर्सनली खाली देश के बारे में सोचना, अंतरराष्ट्रीयवाद पूरा अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड के बारे में सोचना, परिवारवाद सिर्फ अपने स्पेशल परिवार के बाद, क्षेत्रवाद खाली एक क्षेत्र के बारे में सोचेगा। तो उभर रही राष्ट्रीयता, क्या हुआ? उभर रही राष्ट्रीयता, उभर रही राष्ट्रीयता, उभर रही राष्ट्रीयता। उभर मतलब समझ रहा ना, विकसित हो रहा था। उस समय फ्रांस देश में राष्ट्रीयता के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम, यानी लोगों में समान नागरिक संहिता को स्थापित करने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नीति को लाने के लिए सब जाग रहे थे। क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। लेकिन चार्ल्स दसमन इसे दबाने का प्रयास किया। क्या हुआ? दबाने का प्रयास किया। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को कौन दबाने का प्रयास किया? चार्ल्स दसमन। आगे सुनिए। तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न कर दिया, यानी लोकतंत्र का विरोध किया। कौन? चार्ल्स दसमन। लोकतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, लोगों का शासन। लोगों का शासन ना होगा, राजतंत्र होगा। कौन चाह रहा है? चार्ल्स दसमन। तो वह अपने शासनकाल में चार्ल्स दसवां लोकतंत्र का विरोध किया। क्या किया हुआ? विरोध किया, विरोध किया। चलिए आगे सुनिए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। बताओ, चार्ल्स दसवां अपने शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री बना दिया? प्रधानमंत्री। बताओ, चार्ल्स दसवां अपने शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री बनाया? पॉलीगनेक को। पॉलीगनेक भी कैसा व्यक्ति है? हाँ, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। चलिए, पॉलीगनेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग को स्थापना क्या है? कर दिया, तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी पॉलीगनेक जो है उच्च वर्ग को रखना क्या किया? पसंद किया। उच्च वर्ग को रखना पसंद कर दिया। आगे सुनिए। उसने उसके इस कदम को
उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध संयंत्र समझा। उदारवादी जो था, उदारवादी मतलब जो फ्रांस में समाजवादी व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे? जो सभी लोगों को उद्धार करना चाहते थे। उसने उन सभी लोगों ने पोलीगनी के इस नियम को क्या समझा? तब वह चुनौती समझा, एक बहुत बड़ा संयंत्र समझा। क्या समझा? संयंत्र समझा कि ऐसे ऐसे करके यार वो राजतंत्र ला देगा, धीरे धीरे क्या ला देगा। यानी कि फ्रांस में जो भी उदारवादी व्यक्ति थे, समाजवादी व्यक्ति थे, उन सभी लोगों ने ये पोलीगमी के इस नियम को एक संयंत्र सोचा समझा, एक संयंत्र समझा, सोचा समझा, क्या समझा? चलो, जिसके कारण देखिए आगे सुनिए, है ना। घर और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीगमी के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसवां ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी स्वरूप 25 जुलाई 1830 के 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। अब देखो, चार्ल्स दसवां एक ऐसा 4 नियम बनाया। कितना नियम हुआ? 4 नियम, जो जनता के लिए उत्तरदायी नहीं था, जनता के कह सकते हैं जनता के समर्थन में नहीं था, जनता के समर्थन में नहीं था। तो जनता चाह रहा था, उसके विरुद्ध में नियम बनाया, उसके विरुद्ध में, तो जिसके कारण अब वह आंदोलन उग्र हो गया। आंदोलन क्या हो गया? फ्रांस की जनता और उग्र कर दिया आंदोलन को। आगे सुनिए, इन अध्यायों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ गई। पेरिस में क्रांति का क्या दौड़ गई? और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध कर दिया। गृह मतलब घर में ही, उस समय घर फ्रांस, घर क्या है? फ्रांस का गृह युद्ध कब हुआ? परीक्षा पूछेगा। वह फ्रांस का गृह युद्ध कब हुआ? 28 जून 1830 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि जितना भी राजा का स्थान था, मेन था, उस पर धावा बोल दिया, इस पर क्या कर दिया। और इस डर के कारण पोलीगनी कहां भाग गया? पोलीगनी कहां भाग गया? हुआ क्या कि वह गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसवां राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन क्या हो गया? अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलेंस वंश की गद्दी सौंपी गई। कौन सा वंश हुआ? और चलो, उस समय फ्रांस जुलाई 1830 की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? हुआ बुर्बो राजवंश का। कौन सा राजवंश हुआ? बुर्बो। अब जब इसका अंत हो गया, इसका पतन हो गया, तो इसके बाद कौन सा आया? हुआ आर्लेस वंश। आर्लेस वंश कौन सा हुआ? कौन सा वंश? आर्लेंस वंश। कौन सा वंश? आर्लेंस वंश। तो परीक्षा में पूछेगा, बुर्बो राजवंश के बाद फ्रांस में किसकी राजगद्दी सौंपी गई? कौन सा वंश? कौन सा वंश? आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश का शासक लुई फिलिप था। चलो, अब इस बुआ आर्लियंस वंश का जो शासक कौन था? कौन था बुआ? लुई फिलिप। हम पूछेगा, लुई फिलिप किस राजवंश का शासन था? आर्लियंस वंश का। कौन सा वंश का? आर्लियंस वंश का। आर्लियंस। अच्छा, लुई फिलिप कहाँ का राजा बनाया? वो फ्रांस से। कहाँ का राजा बन रहा है? फ्रांस से। लेकिन राजवंश बदल गया। कौन सा राजवंश में हुआ? ठीक पूछेगा, आर्लियंस वंश के पहले कौन राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश के बाद कौन आया? आर्लियंस वंश का राजा कौन है अभी? लुई फिलिप। अब बुर्बो राजवंश के समय कौन था? चार्ल्स दसवां। आगे सुनिए, इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त किया। यानी यहाँ पर अब देखो, पहली बार क्या हो रहा है कि आर्लियंस वंश का जो राजा लुई फिलिप है, वो जनता के मर्जी से चुना गया। जनता के कौन? लुई फिलिप। लेकिन जो बना था चार्ल्स दसवां, अपने आप बन गया था, पोलीगनी के ऐसी शासक बन गया। लेकिन यहाँ जो आर्लियंस बनाया है, जो जनता की मर्जी से बना, जनता के मर्जी से। अब यहाँ पर कह रहा क्या कि देखिए, इस वंश का शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया। सत्ता मतलब पावर। सत्ता मतलब पावर यानी शक्ति।
तो शक्ति जो मिला ये लुई फिलिप को जनता से मिला। किससे मिला? पर्सनली नहीं मिला। चलिए जनता, अब देखो है ना, एताएव उसकी नीति या उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित रही। अभी ठीक ठाक चल रहा है। कौन? लुई फिलिप। तो बताओ इससे बन जाएगा, लिखा जाएगा जुलाई 1830 क्रांति, उसके बाद लिखाएंगे। अब चलिए फ्रांस में किसका राजगद्दी है? ऑर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप का। तो इस प्रकार हमारा जुलाई 1830 की क्रांति क्या हो जाता है। अभी देखिए प्रभाव क्या पड़ा। अब प्रभाव देखिए, प्रभाव क्या पड़ा। चलो जुलाई 1830 की क्रांति के प्रभाव, प्रभाव कब? लड़ाई हो गया, चार्ल्स 10वां भाग गया। अब कौन राजा है? ऑर्लियंस वंश के राजा लुई फिलिप। अब समझिए, इस प्रकार जुलाई 1830 की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। क्या हो रहा था? कल बताए थे कि बउआ जब फ्रांस छींकता है, सॉरी, जब फ्रांस को क्या लगता है? सर्दी, तो पूरा यूरोप महादेश क्या करता है? कहने का अर्थ हुआ अगर फ्रांस देश में जानता था, चार्ल्स 10वां सब राज्य जानता था कि अगर उस समय यूरोप महादेश में फ्रांस अगर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचारधारा आ जाएगा तो पूरा यूरोप महादेश में ये विचारधारा फैल जाएगा। सभी लोग स्वतंत्र, सभी लोग आंदोलन करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसी कारण ये क्वेश्चन पूछता है कि किसको सर्दी लगने से पूरा यूरोप महादेश छींकता है? तो अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे फ्रांस में राजा का सत्ता धीरे धीरे क्या हो रहा है? अंत होता जा रहा है। फ्रांस का सत्ता है, जो पावर है, राजा का शासन क्या होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रहा कि इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजा सत्तावादियों का प्रभाव कम होता जा रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक मतलब जनता, लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी, यानी जनता का देन था। किसका देन था? जो आंदोलन में जो प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे थे, कौन सा वर्ग, कौन स्टेट का? तृतीय स्टेट, मध्यम वर्ग, क्योंकि 80% जनसंख्या किसका था? मध्यम वर्ग का था। चलिए, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया गया। हम पढ़े थे कि जुलाई 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में मेटरनिक बउआ कौन था? मेटरनिक, जहां फ्रांस को बुलाया, जर्मनी को बुलाया और रूस को बुलाया। सभ्य देश ने वो बैठक में निर्णय लिया कि यहाँ पर क्या लाना है? राजसत्ता लाना है, राजतंत्र विधि व्यवस्था को स्थापित करना है। लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं, है ना। इसका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? अंत होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? तब हुआ जो मतलब निर्मूल, देखो क्या एक शब्द है निर्मूल, क्या हुआ? निर्मूल मतलब विफल हो गया। उसका जो नीति था कि हम 1815 में राजतंत्र लाएंगे, तब वह ये जो विचार था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे सुनिए, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ, उत्पत्ति हुआ, विकास हुआ, डेवलप हुआ, विकसित हुआ, वृद्धि हुआ। जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोप राष्ट्रों को, यानी जितना 44 देशों था यूरोप महादेश के, सभी को हुआ क्या किया? प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप महादेश को क्या किया? प्रभावित किया। चलिए, प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण किया, राजनीतिक रूप से एकीकरण किया, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली और जर्मनी क्या हुआ? एकीकरण हुआ। यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था पर भी प्रतिराष्ट्रीयता का प्रभाव के कारण उठ खड़े हुए। अब देखो उस समय सभी जगह पर राजा का सत्ता था। किसका सत्ता? लेकिन जैसे ही बउआ फ्रांस की क्रांति हुआ तो बताओ उस देश में, बताओ सिर्फ फ्रांस में सीमित रहेगा? इसका सभी जान, अभी इजराइल ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, हम सब नहीं जान रहे हैं उसका नियम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या हो रहा है, सब जाने। तो उस समय जब ये कारण जाना फ्रांस के, पूरा इटली जाना, जर्मनी जाना और सब देश जाना, तो धीरे धीरे ये भी अब आंदोलन को उग्र करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये भी अब आंदोलन बना करके एक निश्चित समूह बनाकर वो राजा के विरोध में आंदोलन करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिए। आगे सुनिए, अब आगे चलकर अभी देखो, चलो बुर्बो राजवंश क्या हो गया? खत्म। अब फ्रांस में कौन सा राजवंश? आर्लियंस। उस समय वहां का शासक अब कौन है? अब देखिए आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसमें फ्रांस में एक
एक और क्रांति की पृष्ठभूमि क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब यहाँ पर समझेंगे लुई फिलिप के बारे में। किसके बारे में? लुई फिलिप के बारे में। चलो, तो ये प्रभाव पड़ा। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, इवी क्वेश्चन, जुलाई 1830 की क्रांति क्वेश्चन पूछेगा। 1848 की क्रांति, इवी 5 नंबर में लिखाएंगे, दीर्घोत्तरीय सॉरी 4 नंबर में। कल असरार है। चलिए, अब देखिए 1830 पढ़े, 1830 पढ़े। 1830 की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? चार्ल्स में। उसने अपने शासनकाल में किसको प्रधानमंत्री बनाया? उसको भी जनता से कोई लेना देना नहीं। अब चलिए, लेकिन ये बउआ 1848 भी किस देश से संबंधित है? क्रांति फ्रांस देश से। कौन सा देश है वो? फ्रांस देश। अब लेकिन अब इस समय का शासक कौन है? शासक कौन है? लुई फिलिप। लुई फिलिप है। कौन है बउआ? लुई फिलिप। कौन है बुआ? लुई फिलिप। अच्छा, लुई फिलिप जो शासक बना है, अपने आप से बना है कि जनता के मर्जी से बना है? वहाँ के साहित्यकार, जितना बड़ा लीडर जो आंदोलन में शामिल हुए थे, जो बड़ा बड़ा लोग कह सकते हैं साहित्यकार थे, साहित्यकार लेखक थे, उससे समर्थन से बना। कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप आनी बउआ यहाँ पर अपने मर्जी से या नहीं बना है, अपने मतलब अपने सत्ता के अपने पावर से नहीं बना, जनता के समर्थन से, जनता के समर्थन से बना। हाँ, जनता के समर्थन से बना। जनता के क्या बना? समर्थन से। तो बताओ, लुई फिलिप है अपने शक्ति से बना है? तो वह किसके समर्थन से? जनता के समर्थन से बना। किसके समर्थन से? अब अच्छा, ऐसा कौन ही काम किया लुई फिलिप की इसके विरोध में भी जनता आंदोलन करना शुरू कर दी? पहले रिवीजन करो, इतना लेट कैसे करता है? चलिए, यहाँ पर देखिए, वो आखिर बताइए, जनता के मर्जी से बना तो लोग इसके प्रति क्यों विरोध करना स्टार्ट कर दिए? लुई फिलिप के विरोध क्यों करना स्टार्ट कर दिए? हम पढ़ते हैं, चलिए। तब वो अच्छा, लुई फिलिप कौन सा राजवंश का शासक है? आर्लियंस वंश। कौन सा बोला गया? आर्लियंस। कौन सा राजवंश? आर्लियंस राजवंश। आर्लियंस राजवंश। अब चलिए समझिए, देखो 1848 की क्रांति, देखो समझो, बर्दाश्त करो, 1 घंटा नहीं होता तो सबके प्यास लगता है। तो देखो, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी। लुई फिलिप शासक जो था बबुआ, शासक कैसा शासक था? उदारवादी। उदारवादी मतलब वो उद्धार करने वाला, जनता के लिए सोचने वाला, जनता के सोचने वाला। तो अभी ठीक है, देखिए, तो लुई फिलिप उदारवादी था।